एक जैसे वॉयेजर 1 के ऊपर आर्टिकल आया था, ये वॉयेजर 1 नासा ने लॉन्च करा था 1977 में, और बोला गया है नवंबर मंथ के आसपास ये और दूरी पे चला जाएगा और ऐसा ऑब्जेक्ट प्रूव हो जाएगा जो सबसे दूर जा चुका है फ्रॉम अर्थ। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी डिटेलिंग देखनी पड़ेगी वॉयेजर 1 को लेके। तो वॉयेजर 1 ये बोला गया है, ये एक्सपेक्ट करा गया है कि ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो 1 लाइट डे के डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा वही रहेगा वॉयेजर 1। और कहाँ पे पहुंचेगा? तो इंटरस्टेलर स्पेस में। ऑलरेडी वहां पे इसने मूव करना शुरू कर दिया है। तो इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब क्या आ गया कि वो जो स्पेस होता है स्टार्स के बीच में, मतलब आप गैलेक्सी के अंदर और भी तो स्पेस देख रहे हो, वो इंटरस्टेलर वाला पार्ट आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। और 1 लाइट डे, और बोला गया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐसा ऑब्जेक्ट बनेगा जिसे इंसान ने बनाया और वो इतनी दूरी पे जा रहा है। हाँ अभी बस पहुंच रहा है, नवंबर तक बोला गया है इसी साल के कि पूरा हो जाएगा। हाँ 1 लाइट डे, उसमें तो टाइम लगेगा, उसमें टाइम। 1 लाइट डे का मतलब है जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है 24 आवर्स के अंदर। तो मतलब लाइट की जो स्पीड आप देखते हो 3 × 10⁻⁸ पर अगर किलोमीटर में लिखना है तो दो कितनी जीरो घटेंगी, 2 की 3? 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स आएंगे? 3,000 मीटर आते हैं ना, 3 जीरो लग गए तो 3 कट कर लो। अगर किलोमीटर में लिखना है तो 3 × 10⁵ की स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। तो मून का डिस्टेंस अगर देखें, वहां पे लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है? लगभग 1.3 सेकंड के आसपास। सन का पॉपुलर है 8 मिनट के आसपास। और वॉयेजर 1 का जो लगेगा, लाइट विल टेक 24 आवर्स, तो मतलब 24 घंटे यहाँ पे लाइट को पहुंचते पहुंचते लगेंगे। और ये नवंबर 2026 का अपडेट है, मतलब 2026 के आसपास ये चीज चेंज हो जाएंगी। मतलब वॉयेजर 1 फर्स्ट ऐसा बन जाएगा जो इतनी दूरी पे जा चुका है जहां पे 24 घंटे प्रॉपर लग रहे हैं लाइट को पहुंचने में। सुना है ना ये सभी ने, सूर्य से किरणें आती हैं, तो सूर्य से किरणों को नीचे अर्थ पे पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। ये नीट के पेपर में भी आता था सवाल, वहां कैलकुलेट करने के लिए आता था। चलो ठीक है, अब वॉयेजर 1 की डिटेलिंग देख लो थोड़ा सा। तो इसको 1977 में नासा ने लॉन्च करा था, और इसका मिशन क्या है? तो जाइंट प्लैनेट्स को सोलर सिस्टम के अंदर स्टडी करना। फिर देखा इन्होंने कि जाइंट जो प्लैनेट है हमारे, यानी कि जोवियन प्लैनेट्स की बात हो रही है, पहला कौन सा आता है? मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, और यहाँ पे कौन सी बेल्ट आती है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। फिर उसके बाद जोवियन प्लैनेट शुरू होते हैं, पहले जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और प्लूटो तो चला गया अगली बेल्ट के अंदर जिसको बोलते हैं क्यूपियर बेल्ट। तो ये क्यूपियर बेल्ट है, इसके बाद पास चला गया था वो प्लूटो। उसको अब ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया है कि वो प्लैनेट की जो क्राइटेरिया है किसी भी चीज को प्लैनेट बोलने का, उसको फुलफिल नहीं करता। अब ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसके बियॉन्ड जब आप जाते हो, इनको गैशियस प्लैनेट बोलते हैं या फिर जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, काफी बड़े साइज के होते हैं। और यहाँ पे वैसा बेस नहीं मिलेगा आपको जैसे इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में मिलता है। अब यहाँ पे बोला ही क्या? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड सरफेस आपको प्रॉपर मिलती है। और यहाँ पे देखो तो गैशियस प्लैनेट, गैस ज्यादा एक्सपैंड करती है, कंप्रेसिबल भी होती है, पर अगर एक्सपांड करेगी तो ऑब्वियस सी बात है इन प्लैनेट्स का साइज आपको ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। अब ये जो जोवियन प्लैनेट्स की कैटेगरी है, इसी को स्टडी करने के लिए क्या भेजा गया था? वॉयेजर 1, पर ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा है 1977 के बाद, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि ना सिर्फ ये जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं इन्हीं को स्टडी करेंगे, जो इंटरस्टेलर एरिया है हमारा उसको भी हम स्टडी करेंगे। मतलब स्पेस का वो जो क्यूरियोसिटी है यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने की, जिसको हमने अभी तक सिर्फ 0.9% ही जाना है, उसी का एक एग्जाम्पल वॉयेजर 1 भी निकल के आता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है बियॉन्ड अवर सोलर सिस्टम। हाँ सोचो, फ्यूल एफिशिएंसी, वो सारी चीजें यहाँ पे, हार्श एनवायरमेंट जो स्पेस के अंदर लाई करता है, तो ये ह्यूमन का भी एक एग्जाम्पल है कि क्यूरियोसिटी कहाँ पे इन्वेंशन को लीड कर सकती है। इसके बाद माइलस्टोन इसने जो अचीव करे हैं अभी के लिए, तो सबसे पहले तो जो जुपिटर का एक मून है, आईओ मून, इसको, इसके ऊपर एक एक्टिव वॉल्केनो भी प्रेजेंट है, वो वॉयेजर 1 ने देखा था, नंबर 1 डिस्कवरी। दूसरा, सेटर्न का जो रिंग सिस्टम है वो हमको पता है कि सेटर्न के अराउंड रिंग्स बनी होती हैं, बोलते हैं अर्थ के अराउंड भी एक रिंग बनेगी बड़ी स्ट्रांग वाली, वो डेब्रीज की होगी। मतलब पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो जाएगा, सैटेलाइट है ना ऊपर, वो डिफंक्ट हो जाती हैं, तो फिर वो नीचे तो आती नहीं है, वो ऊपर ही रहती हैं, तो वहां पे भी डेबरी इकट्ठी हो रही है। पर एनीवेज वो डेबरी वाली रिंग बोली जाती है। यहाँ पे हम सैटर्न की रिंग्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी भी डिटेल पिक्चर्स कैप्चर करी थी, वॉयेजर 1 ने स्टडी करा था। इसके अलावा जुपिटर के अराउंड भी एक थिन रिंग है, उसको भी वॉयेजर 1 ने स्टडी किया था। और इसी के साथ 2 नए जोवियन मून्स और फाउंड करे थे जिनका नाम है थेबे और मेटस। ये मून जो जुपिटर के अराउंड दिखते हैं, जोवियन प्लैनेट्स के अराउंड, वो यहाँ पे देखे गए थे। एंड 5 और नए मून इन्होंने फाइंड करे, और इसी के साथ सैटर्न के अराउंड एक और इंपॉर्टेंट रिंग का मेंशन करा था जो है जी रिंग। मतलब एक और रिंग है जिसको नाम दे दिया गया जी रिंग। और इवन अभी आप पूरे सोलर सिस्टम में देखोगे अगर, तो सैटर्न ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा कंफर्म्ड मून्स भी अवेलेबल है। 140 प्लस ऐसे कंफर्म मून्स हैं जो सैटर्न के। सेकंड नंबर पे आपका जुपिटर आ जाता है। इसके बाद
यूरेनस और नेपच्यून, अब देखो जुपिटर तक पहुंच गया, देन सैटर्न तक पहुंच गया, उसके बाद आते हैं यूरेनस और नेपच्यून। अब बोला गया था कि जॉवियन प्लैनेट को स्टडी करना है, पर इसके दूर भी चले जाते हैं अगर काम ठीक से कर ही रहा है। तो फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे यूरेनस और नेपच्यून, इनको भी इसने विजिट करा और एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिन्होंने यूरेनस और नेपच्यून जो इतनी दूरी पे प्रेजेंट है उनको भी स्टडी करा। तो वॉयेजर 1 की इंपॉर्टेंस है अपने में। और इसके बाद 2012 में फाइनली ये एंटर कर जाता है इंटरस्टेलर स्पेस में। कईयों को मूवी एकदम से पॉपअप भी कर गई होगी, तो इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करा था 2012 में। 1977 का ये लॉन्च कर रखा है वॉयेजर 1, एंड फर्स्ट ह्यूमन ऑब्जेक्ट बन गया जो इंटरस्टेलर में एंटर करता है। अच्छा ठीक है, ऑब्वियस बात है, सबसे दूर है तो सबसे दूर की पिक्चर ये कैप्चर करके आपको दे ही देगा। इसके बाद डिस्टेंस अगर देखें तो फारदेस्ट स्पेसक्राफ्ट है अर्थ से, और ये 24 आवर्स वन वे, मतलब इतना टाइम इसको लग जाएगा ऑन एन एवरेज जो लाइट इसके तक पहुंचेगी। और अभी तक ये काम कर रहा है, और बियॉन्ड हेलियोस्फेयर ये काम कर रहा है। हेलियोस्फेयर का मतलब होता है जो बबल लाइक रीजन आपको स्पेस के अराउंड दिखता है। मूवीज में भी देखा होगा आपने, जब सोलर सिस्टम को दिखाते हैं तो बोलते हैं ये तो अपना जो सोलर सिस्टम है वो वाला आ गया, उसके बाहर बबल जैसी अपीयरेंस दिखाई देती है, उसी को क्या बोलते हैं, हेलियोस्फेयर। हेलियो से पता लग रहा है आपको जो किसको सराउंड कर रहा है, सन। हेलियो वर्ड सन के साथ ओरिएंटेड है, तो उसके अराउंड का जो बबल लाइक अपीयरेंस का सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड हेलियोस्फेयर। इसके अलावा ये कॉस्मिक रेज को भी मेजर करता है। कॉस्मिक रेज, जब आप वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हो ना, कौन कौन सा आता है, पहले रेडियो वेव आता है, देन माइक्रोवेव आता है, देन इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी, देन एक्सरे, गामा रे। गामा रे के बियॉन्ड जो रेज आती हैं उन्हीं को क्या बोलोगे आप, कॉस्मिक रेज। तो एनर्जी पार्टिकल जो आउटर सरफेस से आ रहे हैं और स्ट्राइक करे जा रहे हैं अर्थ को, तो उनको भी स्टडी करता है। प्लस प्लाज्मा, प्लाज्मा जिसे आपने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोला है, सॉलिड लिक्विड गैस, और उसके बाद आप प्लाज्मा को ही पढ़ते हो, तो प्लाज्मा के बारे में स्टडी कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे अर्थ की है वैसे ही बाकी प्लैनेट्स में भी देखने को मिलती हैं, तो उनको स्टडी कर रहा है। तो मतलब ओवरऑल वॉयेजर 1 एक ऐसा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन चुका है जो बियॉन्ड द सोलर सिस्टम भी चीजों को अब स्टडी करेगा। तो फारदेस्ट बन चुका है और अभी तक ये ऑपरेशनल है, डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू अपना डेटा भी भेजता है।